नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नोएडा से आ रखी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लैम्बोर्गिनी सवार रईजादे ने 6 मजदूरों को रौंद दिया। तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी ने 6 मजदूरों को कुचला है। 2 मजदूर पूरी तरीके से घायल बताए जा रखे हैं। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार को बरामद करके चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना सेक्टर 126 थाना क्षेत्र के 94 की है। तो ये खबर नोएडा से, जहां हिट एंड रन का एक बार फिर से मामला सामने आया है। लैम्बोर्गिनी सवार रईजादे ने 6 मजदूरों को रौंद दिया। तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी ने 6 मजदूरों को कुचला है। 2 मजदूर बुरे तरीके से घायल बताए जा रखे हैं। अस्पताल में सभी भर्ती हैं, सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस ने कार बरामद कर ली है। अब चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 126 थाना क्षेत्र के सेक्टर 94 की है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है। घटना का ये वीडियो है जब एक लैम्बोर्गिनी जो ये कार है, कार चालक ने मजदूरों को रौंद दिया है। 6 मजदूर बुरे तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। संभल में ईद उल फितर की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस मौके पर एसडीएम वंदना मिश्रा ने कोतवाली क्षेत्र की ईदगाह का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन त्योहार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। संभल में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों पर हैं। इस अवसर पर एसडीएम वंदना मिश्रा ने कोतवाली क्षेत्र की ईदगाह का निरीक्षण किया, जहां एसडीएम ने वहां की साफ सफाई, बिजली, पानी और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। एसडीएम ने नगर पालिका की टीम को साफ सफाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए ताकि नमाजियों को किसी तरह की परेशानी न हो। ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब संभल में पहले से ही प्रशासन सतर्क है। हाल ही में पुलिस ने अलविदा जुम्मे और ईद की नमाज को लेकर सख्त नियम लागू किए, जिसमें सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया। ये कदम पिछले साल नवंबर में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद उठाया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में नगर निगम के अधिकारी मणिभूषण तिवारी ने कहा, हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ईद का त्योहार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेके सारी तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी है। सभी कर्मचारी और सभी हमारे जो सफाई मित्रों की ड्यूटी लगाई गई है। पेयजल की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था ईदगाहों पर पूर्ण कर ली गई है। कल सुबह जब नमाज शुरू होगा उसके पहले भी हमारी सारे कर्मचारी लगे रहेंगे। जगह जगह चूनाकरण की व्यवस्था और जो भी ऐसे जो जानवर इधर उधर हैं उनके लिए जाल के साथ कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, किसी प्रकार का कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ ईदगाह के मार्गों को, संपर्क मार्गों को भी साफ रखा गया है। सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। चूना की लाइनिंग, ताकि एक रो बना रहे जो पहले से परंपरा में चली आ रही है, उसी चीज़ को भी फॉलो किया गया है। और लाइनिंग की गई चूना के कि कतार बन के कि आसानी से लोग वहाँ पे अपना नमाज अदायगी कर सके। संभल में ईद की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इधर लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस समारोह का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना था। लखनऊ के साथ कालिदास मार्ग पर गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से देश का आह्वान किया कि अभी विश्व योग दिवस आने वाला है। 21 जून की हम अभी से तैयारी करें। उन्होंने वन
अर्थ और वन हेल्थ, मतलब एक विश्व और एक प्रकार का स्वास्थ्य सबका होना चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका वाले ज्यादा स्वस्थ रहे और भारत वाले अस्वस्थ रहे, तो भारत इस तरह नहीं सोचता। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है और परिवार की भावना से ही सोचते हैं। देश के सामने आज कई प्रकार की चुनौतियां हैं। ये जो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है या केवल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से है, केवल पुरस्कार लेने और देने का विषय नहीं है, बल्कि इससे एक प्रेरणा लेनी। हमारे देश में अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं तो कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने और कभी अन्य विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर हमला किया, हमारे देश पर शासन किया, हमारे देश को उजाड़ने का, लूटने का काम किया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों की पराधीनता से हमारा देश मुक्त हुआ और हम एक स्वतंत्र भारत के रूप में अपने कदम बढ़ाने ही वाले थे, तो आप सबको मालूम है कि देश 14 अगस्त को विभाजित हो गया, अलग पाकिस्तान उस समय बना। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने राष्ट्रीय एकता और बलिदान की जो मिसाल कायम की थी, वे आज भी हमें प्रेरित करती है। पुरस्कार समारोह उन लोगों को सम्मानित करने का एक प्रयास है जो समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमारा उत्तर प्रदेश हर प्रकार से समृद्धशाली हो रहा है। राष्ट्रीय एकता की ही ताकत थी कि प्रयागराज का इतना दिव्य और भव्य और 66 करोड़ से अधिक लोगों ने वहां डुबकी लगाई। लेकिन राष्ट्रीय एकता की ताकत इतनी थी कि कोई दुर्घटना, एक दुर्घटना भीड़ के कारण हुई, कोई दुश्मन, कोई आतंकवादी हमला जो धमकी देते थे वह करने का साहस नहीं कर सके, क्योंकि देश की जनता एकजुट थी, देश के श्रद्धालु एकजुट थे, देश के संत एकजुट थे, देश की सारी व्यवस्थाएं एकजुट थी। आप सब जानते हैं अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और प्रतिदिन लाखों लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। मैं उस मंदिर को भी, जैसे ये गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है, वैसे श्री राम मंदिर को भी श्री राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र की एकता का मंदिर मानता हूं, क्योंकि राष्ट्र के सर्वाधिक नागरिकों का चाहे ₹1.25 का ही योगदान उस रामलला के मंदिर बनाने में रहा हो, उसमें दिया है लोगों। हम आजादी का अमृतकाल अभी पिछले दिनों मना चुके हैं। जितने भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपना संघर्ष किए, बलिदान दिए, उनको, उनके स्थानों को, उनके बलिदान के स्थानों को, उनके जन्म के स्थानों को तीर्थ स्थल मान करके, उनसे प्रेरणा लेकर के, उन्होंने इसलिए बलिदान नहीं दिया था कि राष्ट्र की एकता खंड खंड हो जाए। उन्होंने बलिदान इसलिए दिया था क्योंकि हमारा राष्ट्र अखंड रहे, भारत दुनिया का नेतृत्व करे, भारत विश्व गुरु बने, भारत किसी से पीछे न रहे। हम किसी की जमीन को कब्जा करने की कल्पना तो नहीं करते, लेकिन हमारी कोई 1 इंच भूमि पर कब्जा करने की सोचने का भी साहस न कर सके। इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यशाली, इतना प्रभावशाली यह भारत का निर्माण होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली, जिनकी चर्चा अभी मैं कल भी देख रहा था, आपने भी देखा होगा, अमेरिका जो अपने दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, सबसे पैसा वाला देश माना जाता है, वहां का राष्ट्रपति स्वयं कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा शक्तिशाली, प्रभावशाली और उनके जैसा अनुभवी कोई मेरा दूसरा दोस्त नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। बहरहाल पूरा समारोह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 120वें एपिसोड को सुनने के लिए खास आयोजन हुआ। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को सुना। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी इस एपिसोड को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 120वां एपिसोड का प्रसारण हुआ। मन की बात के 120वें एपिसोड को लखनऊ में बड़े उत्साह के साथ सुना गया।
यूपी के डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। स्थानीय स्तर से लेकर गरीबों और आम जनता की बात को सबके सामने रखते हैं। ये मन की बात के कार्यक्रम में पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में पिरोने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। स्थानीय स्तर से लेकर के और गरीबों की बात को, आम जनता की बात को सबके सामने रखते हैं। आपने देखा होगा किस ढंग से जो कपड़े हैं उसकी रिसाइकलिंग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताया है। स्थानीय स्तर पर एक ऐसे कमल के बारे में बताया जिसको आज तक लोग समझ नहीं पाए थे। तो हम सब ऐसी बातों को सुनकर के प्रेरणा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि गांव की बातों को जन जन तक इन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के माध्यम से हम लोग पहुंचाने में सफल हों। वही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी इस एपिसोड को सुना और उन्होंने कहा कि 120वें संस्करण के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने हम सभी को संबोधित किया। कई सामाजिक विषयों पर उन्होंने चर्चा की है। मन की बात आज 120वां संस्करण के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित किया और जिस प्रकार से आने वाले तीज त्योहार हैं और हमारी पार्टी के अनेकों कार्यक्रम में उनकी चर्चा उन्होंने की है। जल संरक्षण की से किस प्रकार से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं और एक बड़ी समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं देश को, और अनेकों सामाजिक विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है और अनेकों तीज त्योहार किस प्रकार के अलग अलग उत्सव देश भर में होते हैं उसके माध्यम से हम सब लोगों को अवगत कराया। हमारे लिए एक बड़ा दिन है। आज से नवरात्रों की शुरुआत है और हम सब लोग देवी शक्ति की पूजा करते हैं। हमारे लिए एक बड़ा अवसर है और देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं और आज के इस दिवस पर नवरात्र के प्रारंभ में अपने देशवासियों को, पार्टी के सभी साथी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। ये हमारे लिए एक देश के बहुसंख्यक आबादी की से आस्था से जुड़ा विषय है और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर देश के बहुसंख्यक समाज की जो भी हमारी आस्था है, हमारी परंपरा है, उसका सम्मान करें। वहीं पीएम मोदी ने चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने त्योहारों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पूरा महीना पर्वों और उत्सवों से भरा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नवरात्रि का जिक्र करते हुए देशवासियों को एकता और सौहार्द का संदेश दिया। लखनऊ में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कई जगहों पर विशेष व्यवस्था की गई थी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की। रवि किशन ने 2 मोबाइल चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोरखपुर के काशीराम कॉलोनी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने गेल इंडिया लिमिटेड के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी CSR फंड से संचालित 2 मोबाइल चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन गोरखपुर की सभी विधानसभाओं में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। इसी के साथ ही रवि किशन ने एक ओपन जिम के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया, जिससे स्थानीय लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और नियमित व्यायाम कर सकें। कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन स्थानीय लोगों के साथ एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। उन्होंने लोगों को फिटनेस का महत्व बताया और खुद भी उसके साथ व्यायाम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे गरीबों को मुफ्त अनाज और आवास दे रहे हैं ताकि हर किसी का जीवन बेहतर हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये मोबाइल चिकित्सा वाहन ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों को मुफ्त में आवास दे रहे हैं। 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। किसानों के खातों में पैसे आ रहे हैं। बिटिया लोगों की शादी के लिए, सामूहिक विवाह के लिए भारतीय जनता पार्टी पैसे देती है। हमारी सरकार गरीबों की पढ़ाई, बेटियों को सशक्तिकरण, उनके इलाज से लेके स्वास्थ्य, मैं न जाने करोड़ों रुपया अभी तक मैंने प्रधानमंत्री जी द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है।
इलाज के लिए पिछले 6 सालों में। तो आज उसी के चलते गेल इंडिया को हमने पत्र लिखा था। मैं कई सालों से प्रयास कर रहा था। गेल इंडिया ने हमको 100 ओपन जिम, 2 हाईटेक एम्बुलेंस दिए हैं जो हर घर हर दरवाजे पहुंचेंगे। मैं गेल इंडिया को दिल से साधुवाद, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी को आभार व्यक्त करता हूं कि इनके द्वारा, हमारे लीडरान के द्वारा, मेरे शीर्ष नेतृत्व से मैं एक कलाकार के रूप में जो सीखा हूं, मैं जमीन पर इस तरह से अपनी गरीब देवतुल जनता को वो देने का प्रयास कर रहा हूं जो मेरे मोदी जी की सोच है। हर गरीब का कल्याण हो और मुफ्त में इलाज। सारी महंगी दवाएं हैं वैनिटीज एम्बुलेंस, ऑक्सीजन है, 1 रुपया नहीं लेगा। कोई दवाई 3000 की, कोई दवा 5000 की, कोई दवा 1000 की, कोई दवा 8000 की, कोई दवा 500 रुपए की है, कोई 200 रुपए की है। सब महंगी दवाएं हैं, वो मुफ्त में मिलेगी, इलाज होगा। MBBS डॉक्टर है, फीमेल नर्सेज है, ड्राइवर है। 365 दिन 35 लाख रुपए एक वैन पर खर्चा आएगा। गेल इंडिया उसको झेलेगा, उसको गेल इंडिया ने यही माना हमारे साथ। ये पहली बार नहीं है जब रवि किशन ने ऐसी पहल की हो। पिछले साल जून 2024 में भी उन्होंने स्माइल फाउंडेशन और MSD फार्मा के सहयोग से 2 मोबाइल हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल ऑन व्हीकल लॉन्च किए थे, जिनकी लागत 1-1 करोड़ रुपए थी। ये वाहन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस थे और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। गोरखपुर में रवि किशन की इस पहल से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इधर लखनऊ में गृहकर वसूली को लेकर नगर निगम ने एक अनोखा और सख्त अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नगर निगम कर्मचारी घोड़े और टांगों पर सवार होकर बकायेदारों के घर घर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं। नवरात्रि और ईद के दौरान भी गृहकर वसूली के लिए ऑफिस खुले रहने वाले हैं और बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। देखिए। सभी भवन कर्मियों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम जोन 6 कार्यालय हाउस टैक्स जमा करने हेतु अवकाश के दिनों में भी खुला है। लखनऊ नगर निगम ने गृहकर वसूली के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में जोनल अधिकारी मनोज यादव अपनी पूरी टीम के साथ सड़कों पर उतरे। नगर निगम कर्मचारी घोड़े और तांगों पर सवार होकर बकायेदारों के घरों तक पहुँचे और उन्हें गृहकर जमा करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान माइक से घोषणाएं कर लोगों से समय पर टैक्स जमा करने की अपील भी की गई। ये अभियान चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शुरू हुआ और उसी दौरान ईद का त्योहार भी पड़ रहा है, जो चांद दिखने पर 30 या 31 मार्च को मनाया जा सकता है। नगर निगम ने साफ कर दिया कि त्योहारों के दौरान भी गृहकर वसूली का काम नहीं रुकेगा। इसके लिए नवरात्रि और ईद के दिनों में भी नगर निगम के ऑफिस खुले रहेंगे ताकि लोग अपना बकाया जमा कर सकें। जोनल अधिकारी मनोज यादव ने बताया कि हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है, लेकिन जो लोग बार बार नोटिस के बावजूद गृहकर जमा नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बड़े बकायेदारों की संपत्तियों को सील किया जाएगा। लखनऊ में करीब 1,50,000 मकान मालिकों ने 300 करोड़ से ज्यादा का गृहकर नहीं दे रखा है। इससे पहले जोन 4 में 75 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर 2 संस्थानों को सील किया जा चुका है। लखनऊ नगर निगम का ये अभियान गृहकर वसूली में तेजी लाने की एक अनोखी कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर हैं। 6 अप्रैल को होने वाले इस पावन उत्सव से पहले राम जन्मभूमि मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्म का जश्न पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और अयोध्या में इस बार उत्सव को और भी ज्यादा खास बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन यानी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी का भव्य आयोजन होगा। इसके लिए मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। मंदिर के गर्भगृह से लेकर परिसर तक गेंदा, गुलाब, चमेली और रजनीगंधा के फूलों की सजावट की गई है, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय और सुगंधित हो गया है। मंदिर की दीवारों पर फूलों से रंगोली बनाई गई है और मुख्य द्वार पर
फूलों की मालाओं से स्वागत गेट तैयार किया गया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार को लेकर आए हैं हम। आज हमारा पहला ही दिन है, नवरात्रि का भी पहला ही दिन है। देखिए यहाँ पर डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है और यहाँ की सुविधा इतनी अच्छी है कि कोई भी लूटपाट नहीं है, कोई भी लूटपाट नहीं। ऑटो वाला भी 10-20 रुपए में हर जगह छोड़ देता है। पानी की भी कोई परेशानी नहीं और सफाई भी बहुत अच्छी है। रामनगरी बहुत अच्छी है और हम तो पूरे राम की भक्ति में लीन हो चुके हैं पूरी तरीके से। इतना अच्छा लग रहा है। आज हमारा पहला दिन है, अभी तो हम और 9 दिन रुकेंगे, पूरा आनंद लेकर ही जाएंगे। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमारी पीढ़ी हम अयोध्या के दर्शन करने आ पाए। कितनी पीढ़ियां आके जा चुकी है जो ये दर्शन नहीं कर पाई है और हम इतने लकी हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम राम जी की जन्मभूमि पर आ पाए दर्शन करने के लिए। रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्म का जश्न मनाया जाता है और इस बार अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से दूसरी बार रामनवमी होने की वजह से उत्साह चरम पर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि इस दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन होगा। वहीं इस बार रामनवमी पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं और इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मंदिर परिसर में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसी के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए डाइवर्जन रूट भी तैयार किए गए हैं। अभी मैं रामलला का दर्शन करके आया और रामलला का दर्शन जब करने गया, इतनी भव्य इतनी दिव्य सजावट है। ऐसा लग रहा है कि भगवान के समय जब त्रेता युग में अयोध्या थी, वही अयोध्या त्रेता युग में जैसे एकदम सजावट मठ मंदिरों में हो रहा है। ये राम मंदिर में इतनी सजावट है कि मैं क्या कहूँ। जब से हमारे योगी महाराज जी आए तब से ये रामनवमी और अयोध्या का जो सजावट है, भव्यता है, ये बहुत दिव्य है और अद्भुत है और विलक्षण है। आज योगी जी का ही देन है कि जो अयोध्या में ऐसा दिव्य ये श्रद्धालु आ रहे हैं और दिव्य ये बहुत सुंदर सजावट दिख रहा है, ये योगी जी के राज में है। क्योंकि अयोध्या पहले ऐसी नहीं थी, बहुत दिव्य है और अद्भुत है और हर मठ मंदिरों में और हर जिलों में योगी जी के निर्देश आए हैं। हर जिलों में रामचरितमानस का पाठ होगा, अनुष्ठान होगा। इससे हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है साधु संतों को और ये सनातनियों को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुआ है। और जो उन्होंने कहा है योगी सरकार ने कि नवरात्र के 9 दिन तक मंदिर के निकट और कहीं पर भी मीट की बिक्री ना हो, बंद होना चाहिए, ये बहुत सुंदर उन्होंने दिया है बयान और बहुत सुंदर निर्णय लिया है। उनको साधुवाद देता हूँ और ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जैसे हर प्रदेश में होना चाहिए मुख्यमंत्री। अयोध्या में रामनवमी का उत्सव भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगने जा रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर की सजावट और तैयारियां भक्तों में उत्साह भर रही है, लेकिन प्रशासन के सामने भीड़ को संभालने और बेहतर सुविधा देने की बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।